श्रोताओं नमस्कार। आज कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर दर्शी व्यास। आप फिजियोथेरेपिस्ट या यूं कहें भौतिक चिकित्सक हैं आर&डी मेडिकल कॉलेज में। तो सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। तो मैम, जब हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी के बारे में, जब कभी भी फिजियोथेरेपी वर्ड सुनाई देता है तो हमें लगता है कि एक पोस्ट सर्जरी जो हमारे मूवमेंट है उसको स्टेबल करने के लिए, या फिर कहीं बॉडी में जर्क आ गया है उसको ठीक करने के लिए जो हम जिस किसी डॉक्टर के पास जाएं वो है फिजियोथेरेपिस्ट। एक आम दुनिया की नज़र में क्या फिजियोथेरेपी इतना ही है या इससे आगे भी है? बिल्कुल सही। फिजियोथेरेपी जैसा कि नाम बता रहा है फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन है, तो ये आपकी फिजिकल एक्टिविटीज के लिए है। तो आम जनता के विचार में यह फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए है। तो ऑर्थो की समस्याएं हो गई या न्यूरो की समस्या हो गई, कोई पैरालिसिस हो गया या स्पोर्ट्स की समस्या होगी, उसमें जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी हिंडर कर रही है उसको ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपी का रोल है। बट अब आज के युग में फिजियोथेरेपी जो है धीरे धीरे आधुनिक तौर की जो एडवांसमेंट, नई कुछ मशीनें और नई जो रिसर्चेस हो रही है, जितने भी एलोपैथी की जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी में फिजियोथेरेपी का रोल है। आज हम महिला स्वास्थ्य में फिजियोथेरेपी का क्या रोल है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि फिजियोथेरेपी का बॉडी मूवमेंट, बॉडी पोस्चर, उनकी रिकवरी या उनके स्टेबिलिटी के लिए है, लेकिन एक बात आपने कही कि आज के समय में हर एक स्पेशलाइजेशन के लिए जिस तरह से मेडिकल फील्ड में अलग स्पेशलाइजेशन है, उसी तरह फिजियोथेरेपी भी उन पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के साथ पैरेलल वर्क करता है। तो ये किस तरह से संभव है कि अगर जैसे महिला स्वास्थ्य की बात की जाए तो महिला स्वास्थ्य में फिजियोथेरेपी जब तक कोई बीमारी या कोई दिक्कत डायग्नोस नहीं हो जाती तब तक उसमें फिजियोथेरेपी किस तरह से काम कर सकती है? ये फिजियोथेरेपी का प्रिवेंटिव रोल भी है और ट्रीटमेंट रोल भी है। प्रिवेंटिव रोल यानी जो समस्याएं आज के युग में, आधुनिक युग में अगर हम महिला स्वास्थ्य की ही बात करें तो जो स्टेजेस है महिला का, जो लाइफ साइकिल है युवा अवस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक, उसके अंदर हर अवस्था में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को महिलाओं को जूझना पड़ता है। तो उन्हीं सभी महिलाओं, वो सारी समस्या उन महिलाओं को पहले से पता है। तो या तो हम उनके प्रिवेंटिव रोल पे बात करें तो कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ फिजिकल एक्टिविटी, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस ऐसे हैं जिन्हें पहले से ही करके हम उन समस्याओं से बच सकते हैं। और यदि हमारे वो समस्याएं डायग्नोस हो गई हैं या हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो कुछ ट्रीटमेंट पार्ट भी है जिसको हम करके और उन समस्याओं से या उनके लक्षणों से थोड़ा सा निजात पा सकते। महिला के जीवन का जो कालक्रम आपने बताया, अगर हम उसको अपन शुरुआत से देखें तो एक यंग फीमेल या फिर यूं कहें एडोलसेंट गर्ल अगर जो है और वो प्यूबर्टी के दौरान अगर जो आज के आधुनिक जमाने में जो समस्याएं देखने को मिल रही है उसमें फिजियोथेरेपी किस तरह से काम कर सकती है? देखिए, जो पहली स्टेज है लाइफ साइकिल फीमेल्स की, जो प्यूबर्टल स्टेज है या यंग फीमेल है, जब उसका मेंस्ट्रुएशन या पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको बहुत सारी समस्याओं को, ऑलरेडी एक नई चीज उसकी लाइफ में आई है तो मेंटल, थोड़ा सा भी उसका मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होता है। उसके अलावा पीरियड से रिलेटेड, क्योंकि आज का जो आधुनिकीकरण है और जो मशीनीकृत युग है जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, उसके कारण उसके मेंस्ट्रुएशन इर्रेगुलर हो सकते हैं, हैवी भी हो सकते हैं या स्कैंटी भी हो सकते हैं। तो ये तो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई। उसके अलावा उसको नेक पेन, बैक पेन की समस्याएं भी आज के युग में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। तीसरे नंबर पे पीसीओडी जो हमने बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं, यह समस्या भी यंग फीमेल्स में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। एक और कंडीशन है डिस्मेनोरिया, जो कि पेनफुल पीरियड के नाम से है। ये प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा सामने आ रही है जिसमें एब्डोमिनल पेन, पेल्विक पेन या बैक पेन बहुत ज्यादा यंग फीमेल्स में देखने को मिलता है। जो आपने बताया कि पीसीओडी या फिर जो भी एक यंग गर्ल को जो दिक्कत हो रही है, लेकिन आमतौर पर समाज में देखा गया है कि जब भी कभी गायनिक से जुड़ी कोई समस्याएं होती है वो गायनिक डॉक्टर को कंसल्ट करके अपने टेस्ट और मेडिसिन चालू कर देती हैं। लेकिन जब हम पीसीओडी की या इस तरह की समस्याओं की बात कर रहे हैं तो इसमें फिजियोथेरेपी किस तरह से वर्क करती है और क्या ऐसी एक्सरसाइजेज या इस तरह की क्रियाएं हैं जिससे उनको इस बीमारी से राहत मिल सकती है? देखिए, पीसीओडी जो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, और एक दूसरा वर्ड है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। ये दोनों अलग अलग चीजें। सिंड्रोम जो है ग्रुप ऑफ कंडीशंस हो जाती हैं, और जो डिजीज है उसके अंदर जो आपकी ओवरीज है वो बहुत ज्यादा सिस्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो उसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है उनकी बॉडी में, यंग फीमेल्स की बॉडी में, और वो इनफर्टिलिटी तक लीड कर सकता है। उसके साथ में ही मेल हार्मोन जो एंड्रोजन्स है उसकी अधिकता हो जाती है, और वही हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण है, और इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस बॉडी में पैदा हो जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो ओबेसिटी को, वेट गेन को लिंक करती है। अब फिजियोथेरेपी का इसमें क्या रोल है? ऑब्वियस, वेट गेन आ गया तो हमको सबसे पहले वेट को रिड्यूस करना है। हम किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो पीसीओडी के लिए वो सबसे पहला सजेशन हम ये देता है कि वेट रिड्यूस करना है और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है। और दूसरा सजेशन मिलता है कि आपका डाइट
जो है सप्लीमेंट्स और लें और डाइट को मैनेज करें। तो जो भी आजकल जंक फूड बढ़ रहा है उसके कारण भी ये समस्याएं सामने आ रही है। तो फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ सर्टेन एक्सरसाइजेस हैं, वो एक्सरसाइजेस जो कि आपके एब्डोमिनल्स मसल्स हैं उनको स्ट्रेच करना है। बिकॉज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और कंटिन्यूस जो है सिटिंग पोस्चर के कारण आपके एब्डोमिनल मसल्स थोड़ी सी एडिशन हो जाते हैं, तो उनकी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं। उसके अलावा पीसीओडी में हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग नामक एक टेक्निक होती है जिसमें कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेज है, वो 1 मिनट के इंटरवल्स की एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी के साथ और 20 मिनट्स के ड्यूरेशन के लिए किया जाता है। तो ये कुछ प्रक्रियाएं हैं जो पीसीओडी के पेशेंट को अगर या तो प्रिवेंटिव रोल में अगर पहले से ही वो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करे जो एब्डोमिनल मसल स्ट्रेचिंग और बैक मसल की स्ट्रेंथनिंग हो, साथ में पेल्विक फ्लोर मसल की स्ट्रेंथनिंग हो, तो वो बच सकते हैं। और अगर वो डायग्नोस्ड हैं और यंग ही हैं तो अपनी इनफर्टिलिटी तक अपनी प्रॉब्लम को ना बढ़ाना चाहें तो इन एक्सरसाइजेस को करके वो अपनी लक्षणों को कम कर सकती हैं। यहाँ पे अभी हमने यंग फीमेल की बात की, लेकिन हम कालक्रम के हिसाब से थोड़ा और आगे बढ़े। जब एक यंग फीमेल की शादी होती है या फिर अगर हम वो प्रेगनेंसी के स्टेजेस में जाते हैं, प्री प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी में भी आजकल फिजियोथेरेपी का रोल काफी बड़ा है। तो ये रोल कितना महत्वपूर्ण है और इसमें प्री और पोस्ट प्रेगनेंसी में जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसमें फिजियोथेरेपी कितना रोल अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है? देखिए, अगर महिला स्वास्थ्य में फिजियोथेरेपी के रोल की बात करें तो एक आम जनता सबसे पहले प्रेगनेंसी से ही रिलेट करेगी, को रिलेट करेगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। आपके पोस्चरल चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि आपका एब्डोमिनल जो डिस्टेंशन है वो आपके बॉडी वेट को इंक्रीज कर रहा है। इसके कारण आपकी बैक मसल से जो है बहुत ओवर स्ट्रेच हो रही है, आपकी पेल्विक फ्लोर मसल जो है वो ओवर स्ट्रेच हो रही है। तो बहुत सारे चेंजेस हैं, उसके कारण डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी पेन्स हो रहे हैं। अब ये जो बॉडी पेन्स है, मेडिसिन क्योंकि प्रोहिबिटेड होती है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, तो क्या किया जाना चाहिए? तो बहुत कॉमन वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस या प्रीनेटल पोस्टनेटल योगा क्लासेस, जो आजकल बहुत कॉमन ट्रेंड में है। तो ये इसी कारण है जो प्रेगनेंसी के टाइम में उसको प्रिपेयर करना आगे के लेबर की स्टेज के लिए, ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके, क्योंकि सी सेक्शंस हमारे बढ़ रहे हैं तो नॉर्मल डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए, और जो भी पोस्टरल चेंजेस है जिसके कारण डिफरेंट काइंड ऑफ पेन है उनको रिड्यूस किया जाए। तो ये तो प्रेगनेंसी वाला पार्ट हुआ, प्री नेटल पार्ट जिसे हम कहते हैं। पोस्ट नेटल मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी अगर हम देखें तो उसमें भी 2 फेजेस आते हैं, एक अगर नॉर्मल डिलीवरी है और एक सी सेक्शन यानी सिजेरियन सेक्शन है, यानी ऑपरेट करके हमने बेबी को निकाला है। तो नॉर्मल डिलीवरी के अंदर पेल्विक फ्लोर मसल्स बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं। पेल्विक फ्लोर मसल की स्ट्रेंथनिंग एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज है जिसे हम कीगल्स एक्सरसाइज कहते हैं, जो कि बहुत कॉमन है और हर गायनी सेटिंग्स में आपको गायनेकोलॉजिस्ट वो सिखाते हैं मोस्टली। तो वो एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। और इन एक्सरसाइजेस करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन से कहते हैं यूरिनरी इनकंटिनेंस, जो कि पोस्ट प्रेगनेंसी लेडीज में मोस्टली हो जाती है, जैसे स्ट्रेस इनकंटिनेंस भी कहते हैं, कि जैसे ही छींका किसी ने या खांसी की या एकदम से कोई स्ट्रेसफुल मूवमेंट हुआ या बॉडी कोई वेट उठाया आफ्टर प्रेगनेंसी, तो आपका यूरिन लीकेज हो जाता है। इसे यूरिनरी इनकंटिनेंस कहा जाता है। तो दिस इज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम जिसको ट्रीट करने के लिए कीगल्स एक्सरसाइजेज यानी पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं। तो ये तो नॉर्मल लेबर अगर हुआ। अगर सिजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन है तो उसके लिए, क्योंकि एब्डोमिनल मसल्स में कट लगा है, तो उसकी स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी हो जाएगी। फिर सी सेक्शन है तो स्कार है, तो स्कार को रिलीज भी किया जाता है, स्कार रिलीज टेक्निक्स हो जाती हैं। तो ये पोस्ट प्रेगनेंसी यानी पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेस के रूप में ये सारी चीजें आती हैं। प्रेगनेंसी के बाद जब हम बात करते हैं कि महिला जब अपने पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद एक अगली अवस्था में जब आती है जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं, और आजकल देखा गया है कि खान पान के बदलाव की वजह से मेनोपॉज की जो एक उम्र पहले 50 के आसपास महिला में हुआ करते थे, आजकल वो पहले भी होने लगी। लेकिन अगर मेनोपॉज की स्टेज है, क्या उसमें भी फिजियोथेरेपी का एक महत्वपूर्ण रोल है? बिल्कुल बिल्कुल। मेनोपॉज जो पेरी मेनोपॉजल स्टेज कहते हैं, कि मेनोपॉज जो कि आने वाला है, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि आजकल मेनोपॉज पहले ही आ रहा है, तो वो पेरी मेनोपॉजल फेज बहुत ही लंबा होता जा रहा है। उसके दौरान जो है किसी भी फीमेल को हॉट फ्लैशेस होना, और या तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है या तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होना, बॉडी में बैलेंस नहीं होना, और मेंटल स्पेशली मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इसके अंदर अफेक्टेड होती है। और साथ ही में जो हम जाते हैं विटामिन डी और दूसरे विटामिन की कमी के कारण जो है बोन की डेंसिटी पर प्रभाव पड़ता है और ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ ये वुमेन्स जाने लगती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सजेस्ट कि ऐसी वुमेन्स को जो पेरीमेनोपॉजल के अंदर है, अभी मेनोपॉज आया नहीं है लेकिन पेरीमेनोपॉजल में है, उन्हें कुछ एक्सरसाइजेस, सर्टेन एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देनी चाहिए। वो एक्सरसाइजेस
कुछ हम डिवाइड करेंगे। पहला है एरोबिक एक्सरसाइजेस। एरोबिक एक्सरसाइज में सिंपल वॉकिंग, आप 30 मिनट्स का वॉक 3 डेज पर वीक इतना ही इंटेंसिटी के साथ करना होता है। वॉक अगर आपको थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है तो आप जॉगिंग कर सकते हैं या नॉर्मल स्टैटिक साइकिल कर सकते हैं, जो कि इजीली जिम्स में अवेलेबल हो जाता है, या स्विमिंग कर सकते हैं। तो ऐसी कोई एक्टिविटी जो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ठीक रखती है और यही आपके मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करेगी। तो ऐसी सारी चीजें एरोबिक एक्सरसाइजेज जो है मेनोपॉजल में फीमेल्स कर सकती हैं। उसके अलावा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है, क्योंकि मसल्स वीक हो गई हैं तो उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए कुछ वेट के साथ में या तो अपर लिम्ब की या लोअर लिम्ब की मसल्स की हम स्ट्रेंथनिंग करते हैं। तो ये भी जो है मेनोपॉजल स्टेज के अंदर, ताकि बोन डेंसिटी कम है तो मसल स्ट्रांग रहेंगी, तो फॉल प्रिवेंशन होगा और फ्रैक्चर और दूसरी इंजरीज से प्रिवेंटिव रोल इसके अंदर इस तरह से दिखाया जा सकता है। अधिकतर महिलाओं का मेनोपॉज से पहले कई बार देखा गया यूट्रस रिमूव का भी एक आजकल एक आम समस्या हो जाएगी, क्योंकि ड्यू टू हैवी ब्लीडिंग उनको यूट्रस रिमूव करवाना होता है। कई बार मेडिसिन से वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो क्या इस तरह की सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी का रोल कितना बढ़ जाता है? और यूट्रस रिमूव के बाद चूंकि आपके एब्डोमेनल मसल्स जिन पर हम काम कर रहे हैं, कई मसल्स डैमेज हो सकते हैं, डैमेज हो चुके होंगे और सर्जरी के बाद उनकी रिकवरी करनी होती है, तो उस समय में फिजियोथेरेपी कितनी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, जैसे पोस्ट सर्जरी आपने इनिशियली बताया कि पोस्ट सर्जरी फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। तो हिस्टेरोट्रॉमा जो है एक बड़ी सर्जरी है जिसके अंदर आपके यूट्रस को रिमूव किया जा रहा है। तो आपके एब्डोमेन में से एक ऑर्गन रिमूव कर दिया, एक स्पेस खाली हो गया, तो आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स और आपकी एब्डोमिनल मसल्स दोनों वीक हैं। तो अब कुछ ऑर्गन्स जिनका पहले से ही प्री ऑक्यूपाइड प्लेस था वो अपनी जगह छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ एक्सरसाइजेस, सर्टेन एक्सरसाइजेस, स्पेशली पेल्विक फ्लोर की, कोर मसल्स की यानी कि जो एब्डोमेन की है, पीछे की बैक मसल्स की, और डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग ऊपर की मसल्स की। अगर हमारी बॉडी को हम एक बॉक्स की तरह देखें तो ऊपर की तरफ डायफ्राम है, नीचे पेल्विक फ्लोर है, पीछे हमारी स्पाइन है और आगे हमारा एब्डोमेन है। तो इस चारों को उस बॉक्स में वो सारे ऑर्गन्स को ठीक ढंग से रखने के लिए इन चारों की स्ट्रेंथनिंग की जाती है। तो पोस्ट हिस्टेरेक्टोमी इस तरीके से हमें इन चारों मसल्स की स्ट्रेंथनिंग का प्लान करना चाहिए। हम अगर महिला स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, और कई बार हमने घरों में देखा है या आम महिलाओं को देखा है, चाहे वो कामकाजी महिला हो, महीने के कुछ दिनों में जब पीरियड्स का टाइम होता है उस समय वो पेन में तो होती ही होती है। अमूमन आम तौर पर भी उनके अंदर बॉडी है, कमर में दर्द या फिर पेल्विक पेन या फिर पाँव में दर्द, ये पैरों में दर्द जो है, ये बड़ा कॉमन समस्या है। तो विभिन्न तरह के जो दर्द हैं, अगर क्योंकि बॉडी में मूवमेंट नहीं है और ऐसे दर्द में अगर हमको राहत लेनी है तो फिजियोथेरेपी किस तरह से काम करती है? बिल्कुल, महिलाओं में शोल्डर, नेक, स्पाइन का, बैक का, लोअर स्पाइन का, नीज, ये सारे जो है पेन बहुत कॉमन है और ओपीडी में हमारी महिलाओं की संख्या इन दर्द को लेकर बहुत ज्यादा है। एक्यूट स्टेज यानी कि जब कभी दर्द शुरू हुआ है तभी सबसे पहले तो महिलाओं को जाकर सबसे पहले फिजियोथेरेपी लेना शुरू कर देना चाहिए। और एक्यूट स्टेज में फिजियोथेरेपी का जो इलेक्ट्रोथेरेपी पार्ट है, यानी कि कुछ मशीन्स होती हैं जैसे कि शॉर्ट वेव डायथेरेमी है, टेंस है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, IFT है, लेजर है, ये कुछ मशीन्स है जो कि स्टार्टिंग में पेन को कम करने की कोशिश करती हैं और हीलिंग को बढ़ाती हैं। उसके बाद हमें एक्सरसाइज थेरेपी पार्ट पे आना चाहिए, जिससे हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज, जो भी मसल इम्बैलेंस हुआ है जिसके कारण उन्हें पेन है और जो भी बोन डेंसिटी के कारण या जो मसल वीकनेस के कारण उन्हें पेन है, वो सारे पेन को रिड्यूस किया जा सकता है। अभी तक आपने जो कार्यक्रम में काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी, लेकिन उसमें एक चीज जो बार बार आपने बताया कि जैसे कई तरह की एक्सरसाइज को करने के लिए हम उनको ट्रेन करते हैं। आपने कीगल एक्सरसाइज के बारे में बताया। इस तरह से काफी एक्सरसाइज जो है आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से और सोशल मीडिया की माध्यम से हमें अपने फोन स्क्रीन पे देखने को मिलती है। कई बार इन्हीं सोशल मीडिया चैनल्स पर इन एक्सरसाइज को बताया जाता है, करते हुए बताया जाता है, या एक फ्रीलांसिंग की तरह उसको शो किया जाता है। तो कितना उचित है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट के साथ उनसे सजेशन लेके इसको एक्सरसाइज को करना, या सीधे सीधे जो दिख रहा है उसको करना? इन दोनों में कितना अंतर है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए, फिजियोथेरेपिस्ट के निगरानी में ही अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो बेहतर है, क्योंकि एक नी पेन ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है और एक नी पेन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी हो सकता है। मे भी पॉसिबल है कि दो आदमियों ने एक ही तरफ का घुटने में दर्द है, लेकिन किसी एक को किसी एक मांसपेशी में तकलीफ है और किसी दूसरे को किसी और। सबका जो लाइफस्टाइल या जीने का तरीका है या पोस्चर है या ऑक्यूपेशन है, उसके अकॉर्डिंग उनका बॉडी का अलाइनमेंट अलग अलग है। अगर सेम एक्सरसाइज हम देखकर चैनल पे किसी पे या किसी भी न्यूज़पेपर में पढ़ के
अगर करते हैं तो हो सकता है वो आपको नुकसान भी करे। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं ही करने चाहिए। अगर आप एक्यूट स्टेज में हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में नहीं है, तो आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि किसी फिजियोथेरेपिस्ट की निगरानी में आप ठीक ढंग से उसे दोहराएं। तो आप थे डॉक्टर दर्शी व्यास और आज अपने कार्यक्रम में महिला स्वास्थ्य का और फिजियोथेरेपी के बीच में अंतर संबंध को बहुत अच्छे से समझाया और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।